बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एस्टिमेशन। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रेलिवेंट है। हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। बेटा ये थर्ड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपने पढ़ी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और आज आप पढ़ने जा रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें आप लोग वेरिएबल्स की वैल्यूज के सामने उन वेरिएबल्स जितनी मर्तबा हमारे डाटा में रिपीट होते थे आप उसको फ्रीक्वेंसी कहते थे। तो उन वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी के साथ आप उनको रिप्रेजेंट कर देते थे, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती थी। फिर आप लोग एक रैंडम वेरिएबल्स लेते थे, उन वेरिएबल्स को अगर उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ रिप्रेजेंट कर दें तो वो उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली आप लोगों ने अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ करना होता है और उस सैंपल के मीन की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी होती है। सैंपल ड्रॉ करेंगे पॉपुलेशन में से, फिर उन सैंपल्स के मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग चेक करेंगे। ये जो सैम्पलिंग हम लोग करते रहते हैं बेटा, सैम्पलिंग के लिए हमेशा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको पॉपुलेशन एंड सैंपल्स का पता होना चाहिए। तो पॉपुलेशन एज अ होल, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, all items involved in this subject of study are called population। मतलब अगर मैं बात करूं कि भाई एज अ टीचर अपनी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो मेरी क्लास के अंदर जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो मेरे लिए मेरी पॉपुलेशन बन जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ क्यूएम नहीं पढ़ाता, मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूं तो मेरे तो सब वहां पर भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मैं फेयर वन पढ़ाता हूं तो मेरे स्टूडेंट तो वहां पर भी मौजूद हैं। तो क्या वो भी मेरी पॉपुलेशन का पार्ट है? तो कहा गया कि नहीं, आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर है। अगर मैं कैलकुलेशंस देखना चाह रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल मेजर्स परफॉर्म करना चाह रहा हूँ अपने क्यूएम से रेलेवेंट स्टूडेंट्स के, तो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स मेरी पॉपुलेशन नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ क्यूएम के स्टूडेंट्स, क्यूएम की क्लास में मौजूद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरी पॉपुलेशन का पार्ट बन जाएंगे। अब सैंपल्स हमेशा अपनी पॉपुलेशन में से ड्रॉ करना होता है। मतलब मैंने एनालिसिस करना था कि मेरी क्यूएम की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो मुझे जो सैंपल ड्रॉ करना चाहिए था वो क्यूएम की क्लास में से करना चाहिए, ना कि अकाउंटिंग की क्लास में से। तो इसीलिए आपने जिस पॉपुलेशन को स्टडी करना हो, सैंपल आपका उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। तो ये जो सैंपल होता रहता है ये बेसिकली आपका एक पार्ट होता है ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट होता रहता है विच रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन। मींस आप इसको कुछ इस तरह से देखें कि अगर कोई फॉरेनर हमारे पाकिस्तान में आ जाएं और पाकिस्तान के लोगों से मिलें, और पाकिस्तान के लोग उनकी अगर अच्छी खातिर तवाज़ो करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, तो वो बाहर जाकर ये नहीं कहेंगे कि मिस्टर फलां बहुत मेहमान नवाज है, वो वहां जाके कहेंगे पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज है। क्योंकि वो चंद लोग, अब देखिए वो तमाम पाकिस्तानियों से तो मिले ही नहीं है, वो तो हम जानते हैं कि पाकिस्तानी कैसे हैं, वो तो नहीं मिले ना, तो वो जाके ये इंप्रेशन देते हैं कि सारे पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं। राइट, तो पूरे पॉपुलेशन की को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह से इसकी दूसरी एग्जांपल कि जब हमारे कोई भी ये गवर्नमेंट का डेलीगेशन वफद बाहर जाता है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब अगर बाहर हम लोग मशहूर हो चुके हैं कि भिखारी हैं, वो ये नहीं कहते द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भिखारी है, वो कहते हैं पाकिस्तानी भिखारी है। इसी तरह से अगर कोई दहशत गर्दी होती है, वो ये नहीं कहते कि चंद एक लोग पाकिस्तान में दहशत गर्द हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी दहशत गर्द हैं। क्यों? हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये जो हमारा वफद सारा बाहर जाता रहता है, ये जो हरकतें करते हैं वो पाकिस्तान के बारे में ऐसे तासुरात रखते हैं। अब उन्हें क्या पता कि भाई ये सिर्फ इनकी अपनी इंडिविजुअल हरकतें हैं,
बाकी ऐसे नहीं है। लेकिन उन्होंने पाके क्यों? क्योंकि वो एक सैंपल, ये हमारे जितने भी जाते हैं लोग, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे होती हैं, तो हमारी अक्कासी कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन हमेशा सैंपल्स, जो भी आपके पास आएगा उस सैंपल के जरिए पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। आई होप के पॉपुलेशन सैंपल समझ आ गया है। अब आपके पास पॉपुलेशन की दो टाइप्स हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जो आप लोग काउंट कर सकें, जिनमें टोटल नंबर्स का पता हो आपको, उसे कहा जाता है फाइनाइट पॉपुलेशन। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास फाइनाइट है, इवन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय कॉलेज वो भी फाइनाइट है। अब अगर मैं तमाम क्लासेस के जाके स्टूडेंट्स को काउंट करूं, कर तो सकता हूं ना। पॉपुलेशन ऑफ लाहौर काउंट हो सकती है, इवन के पॉपुलेशन ऑफ पंजाब ये भी काउंट हो, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान काउंट हो सकती है, इवन के पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड ये भी काउंट है, फाइनाइट पॉपुलेशन है। ऑलराइट है। लेकिन समंदर में पानी की मिकदार, आसमान में सितारों की तादाद इनफाइनाइट है। लेकिन क्या आप लोगों को उन सितारों का इल्म नहीं है? समंदर का पानी कैसा होता है, क्या आपको इसके बारे में मालूमात नहीं है? तो भाई उसको कैसे स्टडी किया गया होगा? थ्रू सैंपल्स। तो पॉपुलेशन आपके पास दो तरह की, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। काउंटेबल्स है तो फाइनाइट, एंड अनकाउंटेबल्स है तो इनफाइनाइट। ऑलराइट, जिसको काउंट, जैसे अब अगर हम लोग कहें कि हमारे घर की छत के ऊपर जो वाटर टैंक रखा हुआ है उसमें पानी की मिकदार फाइनाइट पॉपुलेशन, लेकिन समंदर में पानी की मिकदार इनफाइनाइट पॉपुलेशन है हमारे पास। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल मेजर्स पढ़े थे, जिनमें हमारे पास शामिल हैं मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मैंने इन तीन को लिया, वैसे तो और बहुत सारे आ जाते हैं। अब अगर आपके पास पूरी पॉपुलेशन है, भाई फाइनाइट पॉपुलेशन है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर लो, सैंपलिंग करो ही ना, राइट। लेकिन अगर आप ये देखो कि फाइनाइट पॉपुलेशन है लेकिन तादाद बहुत ज्यादा है, तो स्टडी करने के लिए मुझे काफी टाइम लगेगा, तो आप लोगों को सैंपलिंग पर जाना चाहिए, तो आप लोगों को सैंपलिंग करनी चाहिए। और अगर इनफाइनाइट पॉपुलेशन है तो आपके पास द वन एंड ओनली सोर्स सैंपलिंग ही होता है। अब इसकी एग्जांपल, भाई घर में सालन बना हुआ है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है? फाइनाइट है, क्वांटिटी है, पता है इतनी क्वांटिटी है। अब अम्मी कहती हैं कि बेटा चेक करके बताना सालन कैसा बना हुआ है, और बेटे ने सारी देगी काली कर दी है और बाद में कहे क्या कमाल बना हुआ है। हाँ, या उसे चाहिए कि उसमें से एक थोड़ा सा सैंपल ले और चेक करे, तो वो कह सकता है बाकी सारा सालन ऐसे ही बना हुआ है जैसा ये मैंने खाया है। जैसे चाय बनाते हैं, तो आपको पता है चाय बनाने से पहले एक थोड़ा सा सिप अलग से करके हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। अब चाय चखने के लिए जरूरी नहीं है उसका पूरा वो जितनी बनाई है सारी पी के बताएं कैसी बनी है, हर एक सिप में टेस्ट लें, तो एक सिप लें तो पता चल जाता है कि भाई बाकी चाय कैसी बनी हुई है। ओके, फाइनाइट है, लेकिन हम लोग जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो सैंपलिंग की बेसिस पर कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास और मैंने उनके एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो भाई जो मार्क्स स्टूडेंट ए के हैं क्या स्टूडेंट बी के भी सेम मार्क्स होंगे? क्या स्टूडेंट सी के भी सेम होंगे? अगर ये तीन पास हैं तो क्या बाकी सब भी पास होंगे? तो देखें ये डिफरेंस आ सकता है। अब क्या करना होता है कि भाई अगर आप सैंपलिंग पे जाते हैं आपको रिजल्ट तो मिल जाने हैं, डिसीजंस आप पे पहुंच जाएंगे, लेकिन इनमें चांसेस ऑफ एरर होते हैं, इसमें चांसेस ऑफ एरर है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में चाहिए कि या तो आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें, लेकिन अगर पॉपुलेशन को स्टडी करना आपके लिए नामुमकिन सी बात है, तो आपने अपने सैंपल साइज को इंक्रीज कर देना है। मतलब फिर आप लोग 100 में से 5 या 10 स्टूडेंट्स ना लें,
100 में से 50% से ज्यादा का सैंपल लें, तब जाके आपको कुछ एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई सैंपलिंग के जरिए ना एरर हो रहे होते हैं। सैंपलिंग को बेस बनाकर अगर हम लोग पॉपुलेशंस के रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं तो एरर हो के चांसेस होते हैं। अब इस चांसेस ऑफ एरर को रिड्यूस करने के लिए आपको सैंपल साइज इंक्रीज करना चाहिए। क्या? एरर को रिड्यूस करने, देखो एलिमिनेटिंग का, एलिमिनेट का मतलब होता है इज इक्वल टू 0, कि एरर है ही नहीं। एरर उस वक्त नहीं होगा जब पॉपुलेशन पर जाओगे, आप पॉपुलेशन पे जा ही नहीं रहे। अब अगर इस एरर को रिड्यूस करना है तो सैंपल साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास एक पॉपुलेशन है और उसमें से आपने सैंपल ड्रॉ कर लिया, तो भाई आपको सैंपल का मीन मिल जाएगा, सैंपल का मीन मिल जाएगा। सपोज आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 में से आपने सेलेक्ट कर लिया 20, 50 में से 20 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, उन 20 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आपके पास आ रहे थे 60। तो आपने ये बताना है ना कि भाई ये सैंपल का मीन है, ओके। और अगर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने जाकर पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर लिया और वहां से एवरेज मार्क्स आ गए 70, तो उसने ये भी एवरेज ही है, 62 भी सेम डाटा में से एवरेज है और 70 भी सेम डाटा में से एवरेज है। कैसे बताओगे? तो अगर मीन बताना है सैंपल का तो एक्स बार से डिनोट करोगे, मीन बताना है सैंपल के डाटा का तो एक्स बार इज इक्वल टू 62, और अगर पॉपुलेशन का बताना है तो उसके लिए म्यू का साइन यूज किया जाता है। अब ये चीज है डिस्टिंग्विश करना है मीन की वैल्यूज दोनों, लेकिन अगर आप एक्स बार से डिनोट करोगे तो सैंपल का मीन, और अगर म्यू से डिनोट करोगे तो पॉपुलेशन का मीन कहलाएगा। ऑलराइट, इसी तरह आप स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते थे? एस से। अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो एस, लेकिन अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सिग्मा। समीशन नहीं पढ़ना है इसको, समीशन का साइन चेंज होता है, ऐड अप करना, वो ई की तरह का लिखा हुआ होता है, ये सिग्मा। क्लियर? तो अगर वेरिएंस की बात करें तो सैंपल का वेरिएंस है तो एस स्क्वायर और पॉपुलेशन का वेरिएंस है तो सिग्मा स्क्वायर। तो बेटा सैंपल के स्टैटिस्टिकल मेजर्स को हम लोग स्टैटिस्टिक कहते हैं, जबकि पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिकल मेजर्स को हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। तो इन शॉर्ट एक्स बार एस एस स्क्वायर मेरे पास स्टैटिस्टिक है, जबकि म्यू सिग्मा एंड सिग्मा स्क्वायर मेरे पास पैरामीटर। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स क्लियर? अब बेटा जब हम लोग सैंपलिंग पे जाते हैं तो एरर्स होते हैं। एरर्स की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास आता है सैंपलिंग एरर और दूसरा हमारे पास होता है नॉन सैंपलिंग एरर। भाई सिंपल सी बात है कि अगर कोई एरर इस वजह से हुआ कि आपने सैंपल ही ठीक नहीं लिया, आपने सैंपल लेने में मिस्टेक कर दी। मुझे एक बात बताऊं, मैं एज अ टीचर क्या मुझे पता नहीं होगा कि मिस्टर ए मेरी क्लास का इंटेलिजेंट स्टूडेंट है या डल है? इसके इसके मेरे क्लास के अंदर मार्क्स एवरेज से कम है ज्यादा है? क्या आइडिया नहीं होगा मुझे? होता है, इतना आइडिया होता है। अब देखो मुझसे पूछा गया कि भाई अपनी क्लास के एवरेज बताएं, मुझे बताओ अगर मैं मैनेजमेंट को जाके कम एवरेज बता दूं क्या वो मुझसे खुश होंगे? अगर मैं ज्यादा एवरेज बताऊं तो फिर एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। अब बेसिकली मुझे ये चाहिए था कि मैं क्लास के एवरेज के लिए पॉपुलेशन को स्टडी करता, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उन स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए और 10 के 10 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे। तो ऐसा नहीं है जैसे मैंने लोअर वैल्यूज को इग्नोर कर दिया, मिडल की वैल्यूज को भी इग्नोर कर दिया। अब अगर मैंने हायर वैल्यूज को पिक किया है तो एवरेज भी तो ज्यादा आ जाएगी, जबकि इन एक्चुअल ज्यादा नहीं है। जब आगे पॉपुलेशन को उन्होंने मैनेजमेंट ने स्टडी किया तो एवरेज कम आई पड़ी थी, एरर आ गया। क्यों आया ये एरर? क्या मैंने कोई अरिथमेटिक मिस्टेक की? नहीं, मैंने सैंपल ही गलत लिया, मैंने बड़ी वैल्यूज का सैंपल ले लिया, तो ये सैंपलिंग एरर है।
इसी तरह से अगर मैं स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूं बिल्कुल जो फेलियर वाले हैं तो एवरेज कम हो जाएगी, तब भी एरर आ जाना है, तब भी सैम्पलिंग, क्योंकि मैंने जब सैम्पलिंग लेनी हो ना तो एक एवरेज डाटा लेना चाहिए आप लोगों को मिडल की वैल्यूज में से, या अगर कुछ ग्रेटर है तो कुछ स्मॉलर वैल्यूज भी होनी चाहिए ताकि आपकी पॉपुलेशन के साइज के इक्वल इक्वल डाटा। तो अगर ड्यू टू सैंपल सिलेक्शन अगर किसी किस्म का कोई एरर आता है, एरर से मुराद है द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड एरर, कि सैंपल के मीन और पॉपुलेशन के मीन के दरमियान जो डिफरेंस है ना उसको एरर कहना है। तो इसी चीज को जब आप लोगों ने डिफाइन करना हो आप लोग कहेंगे द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक, अब चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन का कंपैरिजन हो, वेरिएंस का हो, मीन का हो, तो इसके दरमियान डिफरेंस को आपने एरर कहना है। अब अगर इस एरर की रीजन हमारा सैंपल है तो उसको सैंपलिंग एरर कहेंगे। लेकिन मैंने सैंपल बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जब कैलकुलेशन करने बैठे ना वहां पे अरिथमेटिक मिस्टेक्स हो गए, नंबरिंग चेंज हो गई, ऐड सही से नहीं किया, इस किस्म की सिचुएशन, तो इसे कहा जाता है नॉन सैंपलिंग एरर। ऑलराइट, तो आप इस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सैंपल साइज। सैंपल साइज को इंक्रीज करके आप सैंपलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलराइट बेटा, पॉपुलेशन साइज को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है और सैंपल साइज को स्मॉल एन से हम लोग डिनोट करेंगे। कि भाई मेरी पूरी क्लास की स्ट्रेंथ सपोज 50, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू 50, तो कैपिटल एन डिनोट करेगा पॉपुलेशन साइज को और उसमें से सैंपल लिया 20 स्टूडेंट्स, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू 20। ऑलराइट, अच्छा बेटा, sampling error is the difference between statistics and parameter. Sampling error can be decreased by increasing sample size. Non-sampling error are some errors which are attributed due to negligence or inexperience on the part of the data collector. I hope कि ये सारा पैसेज आप लोगों को समझ आ चुका है। इन्हीं से ही आपके MCQs बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि ये जो सैम्पलिंग है ना, ये दो तरह की हमारे पास होती है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब जी जैसे आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, रेपिटेशन अलाउड एंड रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो बेटा सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से मुराद है कि एक मरतबा एक चीज जब एक मरतबा सेलेक्ट कर लें तो अगर वो क्या वो दोबारा से सिलेक्ट हो सकती है, तो आंसर आ जाए कि यस, तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। आंसर है कि नहीं, उसको दोबारा सिलेक्ट नहीं करना, तो सैम्पलिंग। मतलब मैं आपसे ये कहूं कि हम लोग एक बॉक्स में से सिलेक्शन कर रहे हैं, उसमें से हमने एक नंबर ड्रॉ किया, वो नंबर आ गया और उसको हमने फिर नोट करने के बाद साइड पे रख दिया और दूसरी सिलेक्शन बॉक्स में से करने लगे, तो क्या वो नंबर दोबारा रिपीट होगा? सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर हम उसको दोबारा से पॉपुलेशन का पार्ट बना दें कि उस बॉक्स में वो नंबर दोबारा से पुट करें और फिर सिलेक्शन करें, तो फिर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि दोबारा में फिर से वो नंबर आ सकता है। जैसे हम लोग डाइस को जब रोल करते हैं, हमारे पास एक नंबर आ जाता है 4, जब दोबारा डाइस को रोल करते हैं तो क्या 4 को हम मिटा देते हैं? जब दोबारा करते हैं तो दोबारा से 4 के आने के चांसेस हैं। तो ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है। क्लियर? कार्ड में से जब हम लोग कार्ड की सिलेक्शन करते हैं, हमने 52 कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट किया, उसको नोट किया कि ये कार्ड कौन सा है और उसको फिर साइड पे कर दिया, फिर दूसरा कार्ड सिलेक्ट किया, तो ये कहलाएगी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ऑलराइट, तो बेटा यहाँ पर सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में डेफिनेशन देखें। द सैम्पलिंग इज विद रिप्लेसमेंट when a sample unit is drawn and returned to the population before the next unit is drawn, तो इसे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट में कहते हैं but if we do not replace the sampling unit and draw the next unit is said to be sampling without replacement।
ये बात क्लियर। फिर बात आ जाती है नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स की, कि कोई भी हम लोग सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग के जरिए से हम लोग कितने डिफरेंट सैंपल्स बना सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने बेसिक प्रोबेबिलिटी के अंदर आप लोगों ने देखा था कि अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, 4 का ग्रुप बनाना है तो कितने डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। रेपिटेशन अलाउड एंड रेपिटेशन नॉट अलाउड, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। तो बेटा रेपिटेशन अलाउड के लिए ऐसा नहीं था जैसे आप लोग कहते थे कि अगर आपके पास 6 डिजिट्स हैं डिफरेंट, 3 डिजिट नंबर बनाना है तो आपको याद है आप 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 करते थे रेपिटेशन अलाउड में, तो उसको लिख सकते हैं 6 रेज़ टू पावर 3। तो बेटा यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आपने देखना है कि आपने सैंपल कितने का ड्रा करना है और आपके पास पॉपुलेशन साइज कितना है। तो पॉपुलेशन साइज वो जो 6 था वो पॉपुलेशन साइज है, और उसमें से कितने डिजिट नंबर बनाना है वो हमारे पास हमारा सैंपल था। तो कैपिटल एन रेज़ टू पावर स्मॉल है। अगर आप इस फार्मूले पे चलेंगे तो ये आ जाता है नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स व्हेन सैम्पलिंग इज विद रिप्लेसमेंट। ऑलराइट, ऑलराइट। और अगर हम बात करें विदाउट रिप्लेसमेंट की तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा कैपिटल एन सी स्मॉल एन। आपको याद होगा रेपिटेशन नॉट अलाउड, विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन यूज हो जाता है। तो आपने पॉपुलेशन साइज कॉम्बिनेशन सैंपल साइज कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ऑलराइट, क्या आप सब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं? अच्छा, हम लोग चलेंगे सबसे पहले ये जानने के लिए कि भाई हमारे पास सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी है, लेकिन उससे पहले ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इससे रेलिवेंट देखें, डाटा लिया हम लोगों ने कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है ना वो है 2, 4, 6 एंड 8। तो हमारे पास पॉपुलेशन साइज कितने का है? 4 का। हम ना 2 का सैंपल ले रहे हैं, इसमें से सैंपल साइज इज 2 आउट ऑफ 4। और अगर पहला ही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि भाई बताएं हमारे पास सैंपल साइज कितना आएगा व्हेन सैम्पलिंग इज विद रिप्लेसमेंट, तो हम लोग क्या बताएंगे? कैपिटल एन सी सॉरी कैपिटल एन रेज़ टू पावर स्मॉल एन, मतलब 4 रेज़ टू पावर 2। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम 16 डिफरेंट सैंपल्स बना सकते हैं विद रिप्लेसमेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट हम 4C2 कर देंगे तो हम 6 डिफरेंट सैंपल्स बना सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने के लिए सिर्फ आपका इसके एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज है आप लोगों के लिए कि भाई वो 16 सैंपल कौन कौन से बनेंगे। सीक्वेंस के साथ चलना है। 2 पहला नंबर आपने सिलेक्ट किया, 2 के साथ बेटा दोबारा से 2 सिलेक्ट हो सकता है, तो पहला सैंपल ये बन गया। फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 8। तो मतलब पहले नंबर को आपने चारों के साथ कर देना है। फिर दूसरे नंबर पे आए 4 पर, 4 को पहले 2 के साथ 4 2 4 4, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड थी तो 4 दोबारा से भी सिलेक्ट हो सकता था। 4 6 4 8। फिर थर्ड नंबर पे 6 2 6 4 6 6 6 8। फिर फोर्थ नंबर पे 8 2 8 4 8 6 8 8। अब ये आपके पास 16 टोटल सैंपल बन गए हैं व्हेन सैम्पलिंग इज विद रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो देखिए पहला नंबर सिलेक्ट करेंगे 2। अब बेटा 2 दोबारा सिलेक्ट नहीं हो सकता, तो इसको इससे अगले नंबर के साथ देखो 2 4 2 6 2 8। फिर सेकंड के पास आ जाओ, 6 के पास सॉरी 4 के पास, तो 4 के साथ उससे अगले 2 नंबर देखो क्योंकि 4 का 2 के साथ सैंपल बन चुका है। फिर क्या 4 6 4 8, फिर 6 6 का 8 के साथ, ये 6 सैंपल आपके साथ बन जाए। ऑलराइट, व्हेन रेपिटेशन अलाउड एंड रेपिटेशन नॉट। यहीं पर ना मैं आपको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बताता चलता हूं। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग हम लोग बाद में देख लेंगे। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन
भाई सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले आपने पॉपुलेशन में से अपने सारे सैंपल्स ड्रॉ कर लेने हैं। तो हमने अपने रिक्वायर्ड सैंपल साइज के मुताबिक सैंपल्स ड्रॉ कर लिए। अब सबसे पहले आ जाएं सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट ऑफर। अब चलने आप लोगों ने इसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। आपको याद है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पहले रॉ डाटा होता था, फिर उस रॉ डाटा से हम लोग उसको अरे ऑफ डाटा, उससे फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया करते थे। अब सैंपल्स आ गए हैं, आपने इन तमाम सैंपल्स की एवरेज वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो देखें 2 and 2 की एवरेज 2, 2 and 4 की एवरेज 3। सैंपल के मीन डिटरमिन करें, पॉपुलेशन मीन नहीं, सैंपल का मीन डिटरमिन। सैंपल क्या है 2 and 4, तो इसकी एवरेज क्या है 3। अगला सैंपल क्या है 2 and 6, इसकी एवरेज क्या है। फिर अगला सैंपल 2 and 8, इसकी एवरेज। तो इसी तरह आपने सारी एवरेजेस तमाम सैंपल्स की फाइंड कर। बात क्लियर है। अब आप देखें इसमें से ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही हो, तो इनको जरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखें। लेकिन बेसिकली अब ये आपके पास एक्स नहीं है, एक्स को फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सैंपल के मीन को उसकी फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। इफ sample means are represented by their respective frequencies, then it's called sampling distribution। अब देखिए हमने सीक्वेंस से देखना है, 2 से लेकर ना 8 तक मुझे सारी वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो एक्स बार के कॉलम में मैंने 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। अब देखिए मेरे डाटा में 2 कितनी मर्तबा है 1 3, 2 times 4 5, तो मैंने ये फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब टोटल सैंपल कितने थे, तो सैंपल मीन कितने होंगे 16, तो फ्रीक्वेंसीज का सम कितना होगा। तो ये है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, क्या आपको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आ चुकी है यहाँ पर। इसी तरह से बेटा जब रेपिटेशन नॉट अलाउड हो, आपने इसके भी इसी तरह सैंपल के मीन को डिटरमिन किया, उनको उनकी फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट किया, तो ये कहलाएगी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन सैंपलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट। ऑलराइट, आई होप कि आपको सैंपलिंग का पता चल चुका है कि हम लोगों ने सैंपलिंग कैसे करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर्स पर वापिस कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सैंपलिंग कौन कौन सी हैं। तो बेटा हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों ने जो फॉलो करना है ना इस टॉपिक के लिए अपनी बुक को करना है। इस टॉपिक के लिए आपने अपनी बुक पे चले जाना है और ये सारा टॉपिक आपने अपनी बुक में से पढ़ना है, और लास्ट के 3 चैप्टर वैसे भी आपने अपनी बुक में से जरूर रीड करने हैं। वैसे तो बाकी भी आपने करने हैं एमसीक्यूज के लिए, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज के लिए, लेकिन ये वाला चैप्टर जरूर करना है। तो चलते हैं आप लोगों की स्टडी टेक्स्ट की तरफ। अब चैप्टर नंबर 13 जैसे ही आप लोग ओपन करें, एट अ ग्लांस आपने सबसे लास्ट में जाके पढ़ना है। उसके बाद बेटा ये वो बातें हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर वो आपसे बात कर रही हैं सैंपल्स के बारे में, फिर आपको पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं, साथ में कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपने इनकी रीडिंग कर लेनी है और इनके सोल्यूशन को अच्छे से पढ़ लेना है। एक्टिव रीडिंग आप लोगों ने खुद जरा करनी है। फिर यहाँ पर देखें एडवांटेजेस ऑफ सैंपलिंग, ये आप लोगों ने जरूर याद रखनी है। तो आपसे वो एमसीक्यूज में यही बातें हैं जो वो पूछते रहती हैं। क्या एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट इज लोअर। यार मुझे खुद बताओ, पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की कॉस्ट ज्यादा आएगी या सैंपल को स्टडी करने की, तो इससे वजह से कॉस्ट कम पड़ जानी है हमें। फिर मुझे टाइम के बारे में बताओ, पॉपुलेशन को स्टडी करने पे ज्यादा टाइम लगेगा या सैंपल पे। तो भाई सैंपलिंग की वजह से हमने एडवांटेजेस बताने हैं, तो हमारा टाइम भी सेव हो रहा होता है। ओके, तो देखो डाटा कलेक्शन इज फास्टर, तो लाजिम बात है सैंपल में से डाटा कलेक्ट करना मेरे लिए ज्यादा जल्दी है। Since the data set is smaller, it is possible to ensure homogeneity and to improve the accuracy and quality of। तो वो कहता है कि वो जो सैंपल साइज स्मॉलर, आपके पास डाटा सेट ही स्मॉलर है,
तो उसमें एक किस्म की होमोजीनियस प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। क्या मतलब कि आपके पास जो डाटा हो ना पॉपुलेशन में से जो आप सैंपल ड्रॉ करो, तो भाई एक जैसी पॉपुलेशन में से आपने सैंपल ड्रॉ करना है। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई क्यूएम के लिए अगर मुझे डाटा चाहिए तो मैं अकाउंटिंग के स्टूडेंट से थोड़ी पूछूंगा कि मैं क्यूएम कैसे पढ़ाता हूँ, तो वो क्यूएम के होमोजीनियस डाटा होना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है सैंपलिंग फ्रेम। अच्छा, ये डेफिनेशन आपने जरूर याद रखनी है सैंपलिंग फ्रेम की। सैंपलिंग फ्रेम क्या है? सैंपलिंग फ्रेम इज द लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन यूज्ड एज अ बेसिस फॉर कि हम लोगों ने सैंपलिंग जिसमें से करनी है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे आप लोगों ने सैंपल स्पेस पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के अंदर, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर बेटा एक पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स मौजूद होंगे जिनमें से हम लोगों ने सैंपलिंग करनी होती है, हम उन तमाम मेंबर्स को सैंपलिंग करें। मतलब मेरी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स मेरे लिए या तो मैं कह दूं पॉपुलेशन है या मैं कह दूं सैंपल फ्रेम है। ऑलराइट, ऑलराइट। कहते हैं द फ्रेम इन इफेक्ट डिफाइंस द, ये देखो, तो बेसिकली पॉपुलेशन को ही आप लोगों ने सैंपलिंग फ्रेम कहना है। ये बात आपने याद रखनी है। या आपके पास 2 मार्क्स के एमसीक्यूज मौजूद है आपके पेपर में। तो अक्सर बच्चे इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि बेसिकली सैंपलिंग फ्रेम है क्या। तो पॉपुलेशन के तमाम एलिमेंट्स को हम लोग सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। सपोज दैट एंड, बाकी ये एग्जांपल्स वगैरह गिवन है तो ये एग्जांपल आपने पढ़ लेनी है। फिर आ जाते हैं सैंपलिंग मेथड्स। तो हमारे पास बेटा डिफरेंट मेथड्स अप्लाई हो रहे होते हैं सैंपलिंग के लिए। अच्छा, हमें सिर्फ एक ही मेथड का पता है कि भाई बिल्कुल रैंडम सी सैंपलिंग। कि हमें कहा जाए ना कि भाई ये 20 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से 4 की सिलेक्शन करके दें, बस आंखें बंद कर और 4 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, और रैंडम सी सैंपलिंग। अच्छा, इसमें सबसे पहली और कॉमन जो एग्जांपल मौजूद है ना सैंपलिंग में, वो हमारे पास मौजूद है रैंडम सैंपलिंग। ऑलराइट। रैंडम सैंपलिंग में आपसे क्या कहा गया? A random sampling is one where every member of the population has equal chances of being selected। ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज में ये बातें पूछी जाती हैं। Which of the following is true about random sampling? तो आपने वहां पर बताना होता है। सबसे पहला पॉइंट था कि तमाम मेंबर्स के पास रैंडम सैंपलिंग में सिलेक्शन के इक्वल चांसेस होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे पता है अगर मैं डाइस को रोल कर रहा हूं, 6 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? चांसेस से मुराद प्रोबेबिलिटी है ना। इस एक डाइस को रोल किया, 6 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। 5 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। कैसा नहीं है जैसे हर नंबर के सिलेक्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, रैंडम सैंपलिंग होती है। ओके। अच्छा, फिर क्या कहता है? एज अ मेंबर ऑफ द सैंपल अ रैंडम सैंपल इज बाइस्ड फ्री सैंपलिंग। अच्छा, अब देखो, जब हम लोग उस डाइस को रोल कर रहे होते हैं, क्या हमारा इख्तियार होता है किसी भी नंबर के ऊपर? तो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं चल रहे होते हम लोग, ऐसे ही है ना। तो बाइस्ड फ्री सैंपलिंग होती है, मतलब अनबाइस्ड सैंपलिंग होती रहती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैच के दौरान अंपायर्स न्यूट्रल होने चाहिए, तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए वो बायसनेस के फ्री होनी चाहिए। क्या मतलब? तो भाई मेरे पास ना ये स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, इनमें से सिलेक्शन करनी थी। अब आपसे कहा गया, जब आपने, मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं आप में से 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करने वाला हूँ, और मैं आपको कोई कंडीशन ना बताऊं कि भाई कौन से स्टूडेंट को सिलेक्ट करने वाला हूँ, अब सबके दिल में ख्याल आएगा कि कहीं मैं ना सिलेक्ट हो जाऊं। ओके। अच्छा, मैं अगर ये कह दूं कि भाई मैं 100 रुपए इनाम दूंगा, आप कहेंगे अल्लाह करे मैं सिलेक्ट हो जाऊं, क्योंकि मैंने कंडीशन अभी नहीं बताई। आप सबके पास इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन है, मैं किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकता हूं। ये रैंडम सैंपलिंग है, लेकिन मुझे बायसनेस नहीं शो करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम गर्ल्स को इग्नोर कर दें, सारी सैंपलिंग ही बॉयज में से कर लें। ये बायसनेस है।
तो कहा गया बायसनेस से फ्री होनी चाहिए। ऑलराइट, कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं कि आपके पास जो पॉपुलेशन है वो मिक्सचर है, तो बॉयज में से भी सिलेक्ट करो और गर्ल्स में से भी करो। और जो रैंडम सैंपलिंग बेसिकली होती रहती है, ये हमेशा होमोजीनियस पॉपुलेशन के ऊपर होती है। मतलब बॉयज की क्लास है तो सिर्फ बॉयज और उन्हीं में से सिलेक्शन करनी है, गर्ल्स की क्लास है तो सिर्फ गर्ल्स, उनमें से सिलेक्शन करनी है। अगर आपके पास पॉपुलेशन में कोई क्लासिफिकेशंस आ जाएं कि बॉयज एंड गर्ल्स, तो आप रैंडम सैंपलिंग ना करें, सैंपलिंग के मेथड को चेंज कर देना, अदरवाइज बायसनेस शो हो जाएगी। ऑलराइट, अच्छा अब आपने बेटा इसकी एग्जांपल्स खुद से ये जरा पढ़ लेनी है। कहते हैं पॉसिबल प्रॉब्लम्स विद रैंडम सैंपलिंग, ये बातें भी आपने याद रखनी है कि इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। कहते हैं इट कैन बी cumbersome when sampling from an unusual large target population. फिर it can be prone to sampling error because the randomness of the selection may result in a sample that does not reflect the population. It is not suitable for investigators who are interested in issues related to subgroups of the population. अब मैं आपको इस बात की एग्जांपल आपको कुछ इस तरह से दूं कि हम लोग ना यहाँ से मार्केट में चले जाते हैं, मार्केट में सारे कस्टमर्स वगैरह मौजूद हैं। अच्छा, वहां पे मार्केट में ना, चलें बरकत मार्केट की एग्जांपल ले लें भाई, आपको फास्ट फूड भी खाने को मिलेगा, चाइनीज भी मिलेगा, देसी भी मिलेगा, बिरयानी भी मिल रही है, कढ़ाई गोश्त में मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग, ऐसा है ना भाई। अक्सर ना वो न्यूज चैनल्स के ऊपर वो जो चलाते रहते हैं क्लिप्स वगैरह, वो आए मार्केट का एनालिसिस करने, भाई आप ना बैठे बर्गर खा रहे थे, उन्होंने पूछा बताएं कराची किंग का टेस्ट कैसा है जी। भैया बर्गर खा रहे हैं, आपको क्या पता कराची किंग वालों का टेस्ट कैसा है, क्या ख्याल है। लार्ज पॉपुलेशन थी, तो भाई ऐसा हो सकता है कि आपसे सामने की, अब क्या वो उस मार्केट में मौजूद तमाम लोगों का इंटरव्यू कर रहे होती हैं, नहीं रैंडम बेसिस के ऊपर करते हैं, जो सामने आ जाए बस उससे पूछना शुरू कर देते हैं। अच्छा चलें इस बात को छोड़ें, जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, मैं न्यूज नहीं सुनता, मुझे पता ही नहीं, और अक्सर मैं इन चीजों के ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं लेता, और वहां से वो आ जाए मीडिया वाले और पूछें इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, पहले तो मैं उनसे पूछूंगा ये कब हुआ है, क्या मैं उसे बता पाऊंगा। तो भाई इन्वेस्टिगेटर को जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मुझे उसने एज अ सब ग्रुप सेलेक्ट किया सैंपल का, और सैंपल वाले को ही पता नहीं है, तो रैंडम सिलेक्शन आपकी गलत हो सकती है। तो इस वजह से आपने सबसे पहले जाकर अपनी पॉपुलेशन को देखना है कि पॉपुलेशन हमारी कैसी है और उसके ऊपर सैंपलिंग कैसी अप्लाई करनी है हम लोगों ने। ऑलराइट, अच्छा फिर देखो हमारे पास आ जाती है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, लेकिन इससे पहले पढ़ो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्योंकि इसकी ना मैं कुछ एग्जांपल आपको दे चुका हूं रैंडम सैंपलिंग में। अब आते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई हम लोग पहुंच गए अपनी क्लास में, इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हैं और नंबर ऑफ, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 50 की क्लास है और इसमें से मैं 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने वाला हूं, तो भाई मुझे ना इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ चलना चाहिए, कि अगर मैं बॉय स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता हूं तो मुझे गर्ल्स में से भी सिलेक्शन करनी चाहिए। और क्या, अब आप मुझे बताएं 50 स्टूडेंट्स की क्लास, उसमें से 10 गर्ल्स हैं और मैं 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूं, बॉयज बड़े हैप्पी होंगे जब 10 की 10 गर्ल्स सिलेक्ट हो जाएंगी, है नहीं नहीं सैंपलिंग सही नहीं की हमने, तो सैंपलिंग एरर आ जाएगा भाई। अच्छा, क्या मैं ऐसा करूं कि 5 गर्ल्स और 5 बॉयज, अच्छा ये भी ठीक नहीं है, क्यों यार, वो 10 में से 5 सिलेक्ट कर रहा हूं और ये 40 में से 5 सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ये भी तो गलत है, ऐसे ही है ना। तो मुझे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज सैंपलिंग करनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर मुझे चलना चाहिए, कि जिसका जो सैंपल साइज है मैं उसके मुताबिक जाकर उसकी सैंपलिंग,
इसके लिए सबसे पहले आप अपनी पॉपुलेशन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करो, फिर मेल को अलग करो, फीमेल्स को अलग करो। ऑलराइट, कि जैसे ये देखें, आपसे कहा गया कि भाई टोटल आपकी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सैंपल ये हमारे पास टोटल है, तो पॉपुलेशन साइज मेरे पास बन जाएगा कैपिटल है। हमें कहा गया टोटल 50 है, इनमें से कितने सिलेक्ट करने हैं? 10 सिलेक्ट करने हैं। फिर हमें बताया गया कि इनमें से जो बॉयज हैं वो 40 है और इनमें से जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो 10 है। तो मैं इस 10 को किस तरह से लेके चलूं? तो कहा गया प्रोपोर्शनेट बेसिस। सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है ना, वो होता है कि भाई आपके पास पॉपुलेशन 50 की है, आप इस पॉपुलेशन में देखें हैं तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज के लोग नजर आ रहे हैं, तो फिर ये होमोजीनियस पॉपुलेशन तो ना हुई ना, ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, क्योंकि जो ख्यालात मेल के हो सकते हैं, फीमेल्स के व्यूज उससे डिफरेंट हो सकते हैं। तो कहते हैं कि मेल एंड फीमेल को अलग कर दो, क्लासिफिकेशंस को अलग कर दो। तो अब बॉयज ये सेम कैटेगरी के लोग हैं, गर्ल्स सेम कैटेगरी के लोग हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। क्या? स्ट्रैटिफिकेशन। किस प्रोसेस को? हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। मतलब आप डिफरेंट सब ग्रुप्स के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं। बात क्लियर हो गई? अब आपने अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट देखना है कि बॉयज में से कितने, और अब इसकी प्रोपोर्शन कैसे करेंगे? 40 डिवाइडेड बाय 50 एंड मल्टीप्लाइड बाय सैंपल साइज। तो बॉयज में से कितने सिलेक्ट करें? 8। ऑलराइट, और गर्ल्स में से 10 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय सैंपल साइज इज इक्वल टू 2। तो देखिए, आप 8 बॉय सिलेक्ट करें, 2 गर्ल्स, तो देखिए आपके पास सैंपल साइज कितना आ जाएगा? 10 का प्रोपोर्शन। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। अब गर्ल्स की सिलेक्शन गर्ल्स में से और बॉयज की सिलेक्शन बॉयज में से। 40 में से 8 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, ये रैंडम सैंपल। ऑलराइट, आप उसको कन्वर्ट करने के बाद जब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सैंपल साइज डिटरमिन कर लेते हैं, अब वो सैंपल रैंडम बेसिस पे लेना है। इसी तरह 10 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स कौन सी? रैंडम बेसिस पे। इस वजह से इसको ना मोस्टली हम लोग स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहते रहते हैं। अब जरा इसको पढ़ें, क्या कहते हैं? When the population is split into relevant strata, रेलिवेंट एक होमोजीनियस ग्रुप को स्ट्रेटा कहा जाता है। मतलब बॉयज का एक ग्रुप, ये एक स्ट्रेटा है, गर्ल्स का एक ग्रुप, ये एक स्ट्रेटा है। तो कहते हैं रेलिवेंट पॉपुलेशन को स्प्लिट करो रेलिवेंट स्ट्रेटा के, मतलब 50 को 40 और 10 के 2 स्ट्रेटा में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? और फिर the sample may also be split into, तो वो जो सैंपल साइज था 10 का, उसको भी 2 स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया 8 and 2 के। क्लियर? इन पॉपुलेशन टू द, इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। तो हम लोगों ने भी तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे किया। कहते हैं विद इन ईच स्ट्रेटम, अब सिंगुलर के ऊपर आ गया, मतलब बॉयज में से the sample is selected using, अब देखिए अगर ये मैं आपको एग्जांपल ना देता, इतना एक्सप्लेन ना करता, तो ये थ्योरी आपको कभी ना समझ आती कि क्या कहने वाला है। तो आप लोगों ने इसके साथ ये वाली एग्जांपल जरूर अपने पास नोट कर लेनी है, ताकि इन फ्यूचर आपको ये बातें याद रहे कि इस तरह की सिचुएशन है। फिर आपको ये एग्जांपल वगैरह दे दी गई, बेटा ये एडवांटेजेस वगैरह ये आप लोगों ने खुद से याद रखने हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ड्रॉबैक्स वगैरह क्या हैं। ये थ्योरी अब आप लोगों ने खुद से पढ़ लेनी है। अब चलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग पर। बेटा
रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई होती रहती है होमोजीनियस पॉपुलेशन के ऊपर, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग अप्लाई होती रहती है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के ऊपर, फिर उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटा कह रहे होते हैं। अच्छा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होमोजीनियस पर कन्वर्ट जो पॉपुलेशन पर यूज होती है, लेकिन इसमें जो पॉपुलेशन होती है ना वो सीक्वेंस के साथ होती है, सीरीज में होती है। जैसा कि सेल्स इनवॉइसेस किसी भी बिजनेस की, तो आपको पता है उसके पास वो जो बुक मौजूद होती है सेल्स इनवॉइसेस की, वो सीरियल नंबर्स के साथ होती है और हर बुक के ऊपर उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है। मालूम है आप लोगों को? तो बेटा आपकी क्या वो सेल्स इनवॉइसेस क्या नंबर की फॉर्म में नहीं है? अच्छा, जब है ही सारी सेल्स इनवॉइसेस तो क्या होमोजीनियस नहीं है? अच्छा, एक मेथड है कि आप लोग ना इसके ऊपर रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई कर दो, लेकिन जब आपके पास सीक्वेंस की फॉर्म में पॉपुलेशन मौजूद हो ना, तब आप लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करो। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है कि आप सबसे पहले देखो कि यार मेरे पास पॉपुलेशन साइज कितना है। सपोज मैंने कहा कि यार मेरे पास 1000 का पॉपुलेशन साइज है, 1000 का पॉपुलेशन साइज है, 1000 सेल्स इनवॉइसेस मेरे पास मौजूद है। मैंने इसमें से सिलेक्ट करनी है 50 इनवॉइसेस। ओके, इसमें से सिलेक्ट करनी है 50 इनवॉइसेस। तो मतलब पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल, इससे आपने ये कांस्टेंट नंबर फाइंड कर लेना है। तो ये कांस्टेंट नंबर आपके पास क्या आएगा? ये बात क्लियर हो गई आप बच्चों को? क्लियर? अच्छा, इसने ना इसी चीज को इस फार्मूले से डिफाइन कर दिया, F इज इक्वल टू N बाय एस एन। भाई जिससे मर्जी नाम रखना है उसने रख दे, हमें क्या टेंशन। अब आपको बता रहे कि यार ये F से मुराद है फ्रीक्वेंसी इंटरवल, मतलब वो जो 20 का आएगा। N से मुराद है टोटल नंबर ऑफ वाइडर पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन साइज। हम लोग होते तो हम इसे कैपिटल N लिख देते, ठीक है। फिर क्या है SN, मतलब सैंपल का साइज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैंपल, SN हमने कहा 50 का। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई हमारे पास? अब आपकी इनवॉइसेस ना बिल्कुल सीक्वेंस की फॉर्म में आपके पास एक बुकलेट आ गए। उस बुकलेट में टोटल 1000 इनवॉइसेस हैं, आपने उसमें से 50 सेलेक्ट करनी है। अब आपने पहला काम करना है कि इस कांस्टेंट नंबर को डिटरमिन करो। हो गया डिटरमिन। अब फर्स्ट 20 इनवॉइसेस में से अपनी मर्जी की कोई सी एक इनवॉइस सेलेक्ट करो। इस कांस्टेंट नंबर तक, इनवॉइस नंबर 1 से लेकर इस कांस्टेंट नंबर तक जो मर्जी हो, यहां तक अपनी मर्जी की कोई सी एक इनवॉइस सेलेक्ट कर लेना। यहां पर रैंडम सैंपलिंग है सिर्फ इस पोर्शन पे, पूरी पॉपुलेशन पे नहीं। अच्छा, सपोज बोलो कोई नंबर, फर्स्ट इनवॉइस सिलेक्ट करने के बाद हर 20th इनवॉइस आपने सिलेक्ट करते जाना है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब ये आपका सिस्टम बन चुका है कि 15 + 20, नेक्स्ट इनवॉइस का नंबर कौन सा आप उठाओगे? 35 + 20, इसी तरह +20। देखो सिस्टम नहीं बन गया। अब ये रैंडम सैम्पलिंग नहीं है, अब ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। और जैसे ही आप लोग लास्ट पे जाकर पहुंचोगे ना, आखिरी इनवॉइस चूज करोगे, आपके हाथ में टोटल 20 इनवॉइसेस मौजूद। ओके, इसे कहा जाता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब देखो पढ़ो इसे, कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग रियलाइज ऑन अरेंजिंग द, तो मतलब सीक्वेंस की फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सम ऑर्डर स्कीम एंड देन सेलेक्टिंग एलिमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल, जैसे 20 का हमारे पास आया, थ्रू दो that order list, through that order list the first item is selected at random and then every nth number of population is selected। ये 20th number of population is selected,
The value for n is the population size divided by the sample size. तो हम लोगों ने ऐसे ही किया, population size divided by the sample size. आई होप कि ये आपको मेथड समझ आ चुका होगा। एग्जाम्पल को पढ़ लेना है आप लोगों ने, और इसके बाद आने वाली थ्योरेटिकल पोर्शंस को भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो 3 मेथड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? रैंडम, स्ट्रैटिफाइड एंड सिस्टमैटिक। तो ये याद रख लेना, नाम से वैसे जाहिर था, सिस्टमैटिक के एक सिस्टम बनाओ और उसके मुताबिक लिखे चलो। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, पहले आप लोग पढ़े मल्टी स्टेज सैंपलिंग। पहले पढ़े आप मल्टी स्टेज सैंपलिंग। अब आपको सैंपलिंग का पता चल गया क्या भाई, एक पॉपुलेशन है और उसमें से एक सैंपल ड्रॉ कर देता है, ये तो आपके पास आ जाएगी सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग के सैंपलिंग में से सैंपलिंग कर लो। सैंपलिंग में भाई पहले क्या, पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ करो। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में सैंपल में से सैंपल ड्रॉ करो। तो मल्टी स्टेज सैंपलिंग है। किस तरह से? जैसे कोई जॉब वैकेंसी आती है, हजारों लोग अप्लाई कर देते हैं, अपनी सीवी भेज देते हैं, फॉर्म फिल हो जाते हैं, लेकिन सारे के सारे टेस्ट नहीं देते। उनमें से वो फिर सिलेक्शन करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कौन कौन पूरा उतर रहा है। जो उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरा उतरते हैं उसको टेस्ट के लिए बुलाते हैं। अच्छा, सपोज जितने भी लोगों को टेस्ट के लिए बुलाते हैं सबका इंटरव्यू नहीं होता। अब उसमें से भी सिलेक्शन होती है कि जो हमारा टेस्ट पास करेगा उसे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अब जितने भी इंटरव्यूज के लिए बुलाए जाते हैं सबकी सिलेक्शन नहीं होती। ओके, फिर वो देखते हैं कि इनमें से सूटेबल पर्सन कौन सा है, फिर उसकी जाके सिलेक्शन होती रहती है। ऐसे ही है ना मल्टी स्टेज सैंपलिंग। एग्जाम्पल की समझ आ गई है? अच्छा देखो क्या कहता है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स टेकिंग रैंडम सैंपल्स ऑफ प्रोसीडिंग रैंडम सैंपल्स पर सैंपल। रैंडम सैंपल लिया किस में से? पिछले रैंडम सैंपल में से, पॉपुलेशन में से नहीं। ओके, पिछले सैंपल में से। फिर कहता है इट इज यूज्ड इन नेशन वाइड सर्वे टू कट डाउन ऑन ट्रैवलिंग। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्लस्टर। कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग की एक थोड़ी सी एक्सटेंशन है। अच्छा, किस तरह से? भाई देखो, हम लोगों ने कहा कि यार हम ना पाकिस्तान को स्टडी करते हैं। भाई पाकिस्तान में किसको स्टडी करना है? आपने कहा कि यार पंजाब और सिंध के कुछ शहर लेते रहते हैं। तो वैसे तो और भी बहुत से एरियाज थे, लेकिन आपने इनमें से 2 प्रोविंस सेलेक्ट कर लिया, पंजाब एंड सिंध। पंजाब और सिंध में बहुत से सिटीज मौजूद हैं। अभी कौन से सिटीज में जाना है? पता चला है कि भाई पंजाब में से ना हम लोग लाहौर और मुल्तान को कर लेते हैं, सिंध में से कराची और हैदराबाद को कर लेते हैं। अब लाहौर और मुल्तान, सिंध और ये सिंध में से कराची और हजारों लोग मौजूद हैं, हम उनमें से भी जाके क्या पूरी आबादी से जाके इंटरव्यू करें? नहीं, तब भी हम लोग चले मल्टी स्टेज सैंपलिंग। तो इसीलिए वो कहता है नेशन वाइड सर्वे के लिए ना, ये आपकी ट्रैवलिंग को कट डाउन करने में, कॉस्ट को कट डाउन करने में मल्टी स्टेज सैंपलिंग का बड़ा अहम रोल है। फिर क्या कहते हैं, दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स, क्या आपने इस अप्रोच में क्या करना है? कहते हैं डिवाइडिंग द कंट्रीज इनटू सीरीज ऑफ एरियाज। अब कंट्रीज इनटू सीरीज ऑफ एरियाज मतलब प्रोविंस हो गए। फिर पिकिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ दीज एरियाज, जैसे मैंने अब इन एरियाज में से मतलब पंजाब और सिंध, इसमें से सिटीज की सिलेक्शन कर ली। फिर कहता है विद इन ईच ऑफ दीज पिकिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ द टाउन्स। अब लाहौर में यार कौन सा एरिया? हमने कहा गार्डन टाउन। ओके, इसी तरह से मुल्तान का कोई एरिया, क्लिफ्टन को सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, उसके टाउन को सिलेक्ट करो। फिर कहते हैं विद इन ईच ऑफ दीज पिक अ रैंडम सैंपल। अब उस टाउन में भी तो हजारों लोग हैं, उन लोगों में से भी जाके सैंपलिंग करते हो। तो ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है मेरी एग्जांपल से, क्लियर हो गई है बात। और कहते हैं ऑल पीपल सिलेक्टेड एट द लास्ट स्टेज आर देन यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन।
कि लास्ट स्टेज पर जाकर ना आप लोगों ने जाकर तमाम लोगों से डाटा कलेक्ट कर लेना है। इट इज एन अदर वे ऑफ सेविंग टाइम एंड मनी बट स्टिल हैविंग एन एलिमेंट ऑफ रैंडम सिलेक्शन। अब इसमें भी चल तो रैंडम सिलेक्शन ही रह गया है ना, लेकिन क्या है सिलेक्शन में से सिलेक्शन करते हैं तो फिर मल्टी स्टेज सैंपलिंग बन जाती है। इट इज वेरी यूजफुल व्हेन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर आप लोगों ने ऐसा ही करना है। बाकी इसकी एग्जांपल्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और आप आ जाएं क्लस्टर सैंपलिंग की तरफ। क्लस्टर सैंपलिंग, दिस इज वेरी सिमिलर टू मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये बात याद रखना कि क्लस्टर सैंपलिंग मल्टी स्टेज सैंपलिंग की तरह है। इसके इसी सेंटेंस ने ना इस सबको कवर कर दिया। मतलब ड्राइंग सैंपल फ्रॉम प्रीवियस सैंपल, क्लस्टर सैंपलिंग में भी यही कुछ और है, लेकिन फर्क क्या आता है? एंड इज लाइकली टू बी यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज। अब ये बात याद रखना कि पॉपुलेशन लार्ज हो तो कौन सी सैंपलिंग, स्मॉल हो तो कौन सी सैंपलिंग। तो पॉपुलेशन लार्ज हो तो आपने क्लस्टर सैंपलिंग यूज कर लेनी है। Population is divided into smaller segments, groups और clusters। देखो हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग में भी तो यही कुछ कर रहे थे। क्या हम लोग पहले कंट्री सिलेक्ट किया, उसमें से एरियाज को सिलेक्ट किया, उन एरियाज में से हम लोग ने रैंडम सैंपलिंग की, टाउन्स को सिलेक्ट किया, टाउन्स में से पीपल्स को सिलेक्ट किया, तो वो डिफरेंट स्मॉलर सेगमेंट्स, ग्रुप्स और क्लस्टर्स, इनको क्लस्टर्स बोला जाता है, में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन देयर similar characteristics and sample is selected at random or systematically from each group। तो हर ग्रुप में से आप चाहें तो रैंडम सैंपलिंग कर लें, चाहें तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तो कहते हैं इंटरव्यूज आर सेंट into the areas to interview every person who fits a given condition। और वो कंडीशन क्या है? क्या आपने ऐसी माओ से इंटरव्यू करने हैं जिनके 5 बच्चे हैं, 5 से कम बच्चे हैं, विच चिल्ड्रन अंडर 5, वह जिनके 5 या उनसे ज्यादा हैं, वो हमारी पॉपुलेशन का, हमारे सैंपल्स का पार्ट नहीं बन रही, कंडीशन अप्लाई हो गई है। और अब उन तमाम से हम इंटरव्यू करेंगे जिनके अंडर 5 चिल्ड्रन मौजूद हैं, उनमें से सिलेक्शन नहीं करना। यही फर्क होता है क्लस्टर सैंपलिंग में और मल्टी स्टेज सैंपलिंग में। देखें यहां पर जब हम लोग आते हैं ना मल्टी स्टेज सैंपलिंग में, इस समय एंड पर भी हम लोग रैंडम सैंपलिंग अप्लाई करके इंटरव्यू ले लेते हैं, लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में जब हम लोग लास्ट सैंपल सेलेक्ट करते हैं ना, उस लास्ट सैंपल में से सैंपलिंग नहीं करनी, उस लास्ट सैंपल के ऊपर कंडीशंस अप्लाई करना और उन कंडीशन के ऊपर पूरा करने वाले फिर तमाम स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कर लेना। मैं आपको एक बात बताता हूं कि भाई मेरी क्लास में ना 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैंने इनमें से सिलेक्शन कर ली 20 की। ओके, पहली मरतबा सिलेक्शन हो गई, फिर उन 20 में से मैंने कहा कि भाई वो वाले स्टूडेंट्स की मैंने सिलेक्शन की जिन्होंने ग्लासेस लगाए हुए थे। ओके, अब किन में से? मैंने 50 में से नहीं सिलेक्ट किया, मैंने उस 20 में से सिलेक्ट किया। ये है मल्टी स्टेज सैंपल। अब ग्लासेस तो सबने लगाए हुए थे, अब जो मैंने सिलेक्ट किया उनमें से सबने से ग्लासेस लगाए हुए थे। अब मैं विदाउट एनी कंडीशन उनमें से 5 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कर लूं तो ये मल्टी स्टेज सैंपल। लेकिन अगर मैं कंडीशन लगाऊं कि भाई जिन्होंने एंड पे ग्लासेस लगाए हुए हैं और जो इस अटेम्प्ट में 3 पेपर दे रहे हैं वो हाथ खड़ा करें, लेकिन मैंने 50 में से नहीं, उस 20 में से जिन्होंने ग्लासेस लगाए हुए थे, 20 में से सिलेक्शन की, बाद में ग्लासेस वाले आ गए थे, उन ग्लासेस वालों में कंडीशन अप्लाई कर दी कि भाई तुम में से वो लोग जिन्होंने इस मरतबा 3 पेपर देने हैं, अब चाहे वो सारे के सारे हों, चाहे उनमें से 5 हों, 7 हों, 10 हों, अब मैंने सबका इंटरव्यू करना है। ये क्लस्टर सैंपलिंग है। ये एंड पे आगे से थोड़ा सा डिफरेंस है कि मल्टी स्टेज सैंपलिंग के एंड पे कोई कंडीशन नहीं है, क्लस्टर सैंपलिंग के एंड पर आपने कंडीशन को मीट करना होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें,
कोटा सैंपलिंग। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट की जो जॉब्स वगैरह आती हैं कोटा बेस होती हैं। ओके, इवन के जो MNAs MPS की सिलेक्शन होती है ये भी कोटा बेस होती है कि खवातीन के लिए अलग से नशिस्तें होती हैं और इनके प्यारों के लिए अलग से नशिस्तें हैं और इनके ना प्यारों के लिए अलग से नशिस्तें हैं और सब कुछ MNAs MPS उधर ही बढ़ जाते हैं। ओके, इसी तरह से जॉब्स के लिए भी ऐसे ही होता है कि कोई भी जॉब्स वगैरह आती हैं तो पॉलिटिशियंस के पास इनके कोटे मौजूद होते हैं, भाई 5 जॉब्स तुम्हारी हैं, 5 तुम्हारी हैं, 5 तुम्हारी हैं, इस तरह से। तो भाई यहाँ पर भी ना ये ऐसा ही है कोटा सैंपलिंग। कोटे से क्या मुराद होता है कि भाई ऑलरेडी डिसाइड कर लो तुमने करना क्या है। ये ना वो जो हमने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग पढ़ी थी ना, ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की ही एक किस्म की टाइप है। क्लस्टर सैंपलिंग मल्टी स्टेट सैंपलिंग की तरह है, जबकि कोटा सैंपलिंग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरह है। अब क्या था स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में, आप बता सकते हैं कि क्या था? हमने कहा था हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 40 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं। अगर अब ये जो 10 स्टूडेंट्स का आपने सैंपल लिया था ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चला जाए तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, और अगर आपसे कहा जाए कि भाई यूं कर लो कोटा सैंपलिंग, क्या आपने हर होमोजीनियस पॉपुलेशन में से पहले से आपको पता हो कि भाई 10 ये 5 बॉय स्टूडेंट्स लेना, 5 गर्ल स्टूडेंट्स लेना, कोटा सैंपलिंग। आपसे कहा जाए 6 बॉयज और 4 गर्ल्स, कोटा सैंपलिंग। क्या ऑलरेडी सैंपल साइज और कौन सी पॉपुलेशन से कौन सा सैंपल लेना है पहले से डिसाइडेड होता है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट बेसिस जाते हैं तो स्ट्रेटिफाइड, और अगर पहले से डिसाइडेड नंबर ऑफ सैंपल्स को लेकर आते हैं तो कोटा सैंपलिंग। क्लियर? अब यहाँ पे देखो a sampling method where population can be divided into groups, तो ऐसा काम हम कहाँ करते थे? into groups stratified में से, और हर ग्रुप, इसीलिए तो ग्रुप्स डिवाइड किए जाते थे क्योंकि हेट्रोजीनियस होती थी पहले। एंड सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप। देखो इंटरव्यू में बी टोल्ड टू सैंपल 200 फीमेल 300 मेल्स बिटवीन द एज ऑफ 45 एंड, तो देखो क्या पहले से उसने डिसाइड नहीं कर लिया? ये कोटा है। अगर वो कहता है कि भाई जाओ प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करो तो स्ट्रेटिफाइड था, राइट? आगे आ जाता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। एज द नेम सजेस्ट, convenience sampling is based on the availability of respondents। कि भाई अब देखो मैंने अपने क्लास के बच्चों के एवरेज मार्क्स लेने थे और उस दिन क्लास में बच्चे ही 5 बैठे हुए थे, 10 का सैंपल ले सकता हूँ। तो भाई मुझे कहा जाएगा भाई जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंस है उसको देखो, आज के मुताबिक जाके डिसीजन ले लो। ओके, तो कह रहा है कि on the availability of respondents or observations, it is also called accidental or opportunity sampling। ये नाम जरूर याद रखना, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग और अब पता है होता है क्या एग्जाम में वो उठाता है कि dash sampling is based on the availability of respondents or observations। Option A convenience, option B accidental, option C opportunity, option D all of it। तो बच्चा वो कन्वीनियंस समझ के बैठा हुआ होता है क्योंकि उसने आगे याद ही नहीं था उसे, हालांकि इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। इसीलिए तमाम नाम्स का पता होना जरूरी है। क्या? कन्वीनियंस, accidental or opportunity। Ease of access and respondents willingness is the key for convenience sampling। अब देखें मीडिया के जो लोग मार्केट में आते हैं और आपसे इंटरव्यू को क्या जबरदस्ती इंटरव्यू ले सकते हैं? वो पहले आके आपसे पहले तो वो हर किसी से नहीं पूछते। दूसरी बात वो कहते हैं कि भाई ये चेहरा ऐसा है कि कैमरे का सामना कर सके, तो आके पूछते हैं आप हमारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आप इंटरव्यू देंगे? भाई आप नहीं देना चाह रहे
वो आपको लीव करेंगे, किसी और के पास चले जाएंगे, वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक चलते हैं, तो वो बेसिकली कन्वीनियंस सैंपलिंग कर रहे होते हैं। ऑलराइट, कहते हैं वन प्रॉब्लम विद कन्वीनियंस सैंपलिंग इज लैक ऑफ generalizability of the results since the data may be biased or inclined towards a segment and may not represent of the whole population। अब ये उसका ड्रॉबैक था जो कि आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है सैम्पलिंग थ्योरी, और ये इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।